नाज़रीन आदाब, कोरोना वायरस से मुकाबला इस प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के जरिए हम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि हम किस तरह से इस वबा से लड़ रहे हैं और आपको अवेयर करते हैं कि किस तरह से आप इससे बच सकते हैं, और साथ ही साथ आपको एजुकेट करते हैं कि क्या गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है, किस तरह से फॉलो करनी है, ताकि हम इस वबा से बचे रहें। हर एपिसोड में आप देखते हैं हम बात करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, मुख्तलिफ ऑफिशियल से बात होती है, और आज सूबाई सतह के सरबराह ने हमारी दावत कबूल फरमाई है। हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज हमारी दावत कबूल फरमाते हुए यहाँ तशरीफ आवर हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री पी.के. पोले साहब की, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, आज हमारे बीच हैं। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर, आगाज में आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आज ये लॉकडाउन 4 का जो फेज शुरू हुआ है, इसके बारे में पहले बताइए, इस फेज के बारे में, और वादी कश्मीर में आप कैसे इसको देखते हैं। कोरोना वायरस एक नया डिसीज है, इसका नाम है नोवल कोरोना जी, और ये नए नए चैलेंजेस, नोवल चैलेंजेस भी साथ में ला रहा है। तो सिचुएशन को इवॉल्व करती है लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मरकजी सरकार या हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है, और उसके हिसाब से जो है अपने स्ट्रेटजीज बनाती है। जी, अब तक की जो स्ट्रेटजीज है वो 3 फेजेस में आई है। कोरोना 1, 2, 3, अभी जो है आज से जो शुरू हुआ है कोरोना 4, वो इसमें जो हमारा कोरोना का जो ग्राफ है, भले ही वो फ्लैटन नहीं हुआ है, लेकिन उसको काफी हद तक हम स्लो डाउन करने में सक्सेसफुल रहे हैं ओवरऑल कंट्री के तौर पर देखा जाए तो। जी, जहाँ तक वादी कश्मीर का सवाल है, यहाँ पहले 2 फेजेस में काफी संख्या कम थी। जी, 3rd फेज में खास करके लास्ट वीक में काफी केसेस आई है सामने। जी, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी जो स्ट्रेटेजी 4 फेज की जो है वो रहेगी। डिटेल में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो गवर्नमेंट से कल पता चलेगी, लेकिन ब्रॉडली जो है, क्योंकि 10 में से 10 जिलों में रेड जोन्स है जी, और केसेस भी बढ़ रही है। डेली लगभग 40 से 60 के करीब केसेस आ जाती है। इवन 3 दिन पहले तो 108 केसेस भी पूरे J&K में आई है। जी, मैक्सिमम उसमें वैली की थी। उसको मद्देनजर जो हमारा अब तक का लॉकडाउन है, तकरीबन वही रेस्ट्रिक्शंस आगे भी रहेंगे। डिटेल्स जो है कल तक पता चल जाएगा। जी, आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि ये केसेस बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा हमारी वादी में बढ़ रहे हैं? हालांकि जम्मू नजदीक है बाकी स्टेट से, लेकिन उसके बरक्स कश्मीर में केसेस ज्यादा हैं। इसमें रिसेंट वीक में जो केसेस बढ़ रही है वादी में, उसका कारण बाहर से जो रिटर्नीज आ रहे हैं उनमें है। जी, अब तक जो है आज तक लगभग 22,000 लोग रिटर्न किए हैं वैली में, अकेले वैली में, और उसमें कुलगाम, कुपवारा, अनंतनाग, इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा है। और इन्हीं 3 जिलों में अभी रिसेंटली केसेस बहुत बढ़ी है। जी, लगभग 200 से ज्यादा केसेस वो रिटर्नीज में आई है। आज जो हमारे पास थाउजेंड्स के करीब आंकड़ा है पॉजिटिव केसेस का, 1029, उसमें मोर देन 200 जो है वो अकेले रिटर्नीज का है। तो रिटर्नीज आ रहे, उनको हम क्वारंटाइन में ले रहे, सैम्पलिंग कर रहे, टेस्टिंग कर रहे, 100% टेस्टिंग हो रही, और उसमें केसेस पता चल रही है। मैक्सिमम जो रिटर्नीज है वो दिल्ली से है। खास करके वहाँ एक बाग आती है, उसका नाम मेरे ख्याल से शांति बाग समथिंग एरिया है। कुलगाम के लोग वहाँ ज्यादातर रहते हैं अपना बिजनेस के लिए या दूसरे कामों के लिए। उनमें वो केसेस ज्यादातर सामने आई है। ये केसेस बढ़ने का, अभी रिसेंट दिनों में जो बढ़ने का कारण है, वो अकेला कारण रिटर्नीज में केसेस निकलने का है। उसमें कोई डरने की बात नहीं है। वो अच्छी चीज है कि कम से कम हमें पता चल रहा है कि कौन कौन पॉजिटिव है, और उसको हम ट्रीट करके ही फिर उनके घर में छोड़ सकते हैं। जी, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और बहुत सारे आने की उम्मीद है जी, तो उनके लिए क्या यहाँ पर इंतजाम, हमारे पास उतने इंतजाम हैं कि जितने लोग आने वाले हैं, जो एक्सपेक्टेड लोगों की तो संख्या है? बिल्कुल, हमारे पास जो है
डेली टेस्टिंग कैपेसिटी लगभग 4000 की है। 3 टेस्टिंग लैब से स्कीम्स की है, जेवीसी बेमिना भी शुरू हुआ है जी। और जीएमसी के लैब भी है। तीनों की मिला करके लगभग 4000 सैंपल्स हम डेली टेस्ट करा सकते हैं जी। और वैली का जो इनटेक हमने रखा है 3000 का रखा है जी। डेली। उसी के हिसाब से हम रेगुलेट करते हैं, देखते हैं कि बाहर के किसी स्टेट से अगर आना है, इवन बाहर के मुल्क से भी कुछ एक लोग आ रहे हैं, तो डेली देखते हैं कि 2000 से 3000 के बीच में ही वो आंकड़ा रहे, 3000 से ज़्यादा नहीं जाने देते, ताकि वो लोग वैली में आएंगे। वैली में हमारे पास लगभग 12000 के करीब क्वारंटाइन फैसिलिटी है, उसमें हम उनको रखते हैं। 1 या 2 दिन के अंदर अंदर उनका सैंपल रिजल्ट आ जाता है। मैक्सिमम केसेस एज पर एक्सपेक्टेशंस मोर देन 95% जो है नेगेटिव रहती है। उनको हम तुरंत घर के लिए रवाना करते हैं होम क्वारंटाइन के लिए, और जो पॉजिटिव केसेस है उनको हॉस्पिटल करते हैं। तो अब तक लगभग 22,000 लोग आ चुके हैं, तकरीबन इतने ही लोग और आने के हमें अनुमान है। उन सब को कोप अप करने के लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है, हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। बहुत खूब। जो लोग आ रहे हैं उन्हें हम यहाँ रोक रहे हैं, हालांकि कुपवाड़ा के लोग जो हैं, बारामूला जो लोग जाने हैं, वो भी पहले कश्मीर में श्रीनगर आके रुकते हैं और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट उन्हें रोकता है, अपने पास रखता है, उसके बाद यहाँ से लेके वापस अपनी डिस्ट्रिक्ट भेजता है। लेकिन काफी सारे लोगों की शिकायत ये थी कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हमें काफी अच्छा क्वारंटाइन फैसिलिटी देखने को मिला, वेलनेस सेंटर्स देखने को मिले, लेकिन बाकी जिलों में वो शिकायत कर रहे हैं कि वहां पर अप टू डेट वो हमारे पास जो फैसिलिटीज हैं वो नहीं है। इसके बारे में कुछ बताएं। श्रीनगर क्योंकि हमारा टूरिज्म का एक हब रहा हुआ है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हमारे सूबे का और स्टेट का कैपिटल है, यूनियन टेरिटरी का कैपिटल है, उससे चलते यहाँ फैसिलिटीज खास करके होटल्स वगैरह के अच्छा है जी। दूसरे जिलों में उतनी फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास कर रही है कि वहाँ भी उनको बेसिक फैसिलिटीज दी जा सके जी। चाहे रहने के लिए प्रॉपर बेड्स है, लिनन्स है फ्रेश, फिर उनको मास्क है, खाने के लिए प्रॉपर अच्छा खाना हो, और टॉयलेट और यूरिनल की जो फैसिलिटी है सफिशिएंट क्वांटिटी में देने का प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। डेफिनेटली उसमें कमी है क्योंकि घर जैसे कंफर्टेबल हालात तो उसमें नहीं रहेंगे, लेकिन आप अगर कंपैरेटिवली देखेंगे तो डेफिनेटली वादी कश्मीर में जो है एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन देने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है। बाहर जो है इवन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉजिटिव केसेस भी घर में रखते हैं, हम यहाँ इवन डाउटफुल केसेस भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में रख रहे हैं। मतलब जो है हम कह सकते हैं कि डबली श्योर या जरूरत से ज़्यादा प्रिकॉशंस यहाँ हम ले रहे हैं जी। तो उसमें डेफिनेटली कहीं कहीं इनकन्वीनियंस हो जाती है, तो आप सबको खास करके जो उसमें इनमेट्स है उनको मेरी गुजारिश है कि ये घर जैसे हालात तो नहीं हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास कर रही है, आप उसको बेयर करना पड़ेगा हमारे साथ। सर काफ़ी सारे लोग बसेस में आप ला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इंटर स्टेट बसेस चलती हैं, उनके जरिए आ रहे हैं, टेस्ट होते हैं, उसके बाद उनको फर्दर लेके जाया जाता है, चाहे क्वारंटीन में लेके जाना पड़े या उन्हें होम क्वारंटाइन भेजना पड़े। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों से आते हैं और जो कोशिश करते हैं कि हम कहीं से छिप के घर भाग जाएं, इसके बारे में क्या कुछ चल रहा है? जो लखनपुर से जो लोग आ रहे हैं, मतलब बाहर के स्टेट से जो लोग आ रहे हैं, उनको हम गाड़ी में ला रहे हैं, SRTC के बसेस में ला रहे हैं, और उनका जो काफिला है वो उसको एस्कॉर्ट गाइड करता है, आगे से पीछे से एस्कॉर्ट रहता है अप टू जवाहर टनल तक जम्मू डिवीजन का, और उसके बाद जो है हमारे जो अलग अलग जिले हैं, जिस जिले की वो बस है उस जिले का एस्कॉर्ट उसके साथ रहता है, उसमें कोई भी उतरने के चांसेस नहीं रहते हैं। जो लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स में आ रहे हैं वो मोस्टली जम्मू डिवीजन से आ रहे हैं, और जम्मू डिवीजन क्योंकि वहाँ अभी उतनी केसेस नहीं है, इवन बाहर के स्टेट्स की तुलना में भी काफ़ी कम है, तो उनको हमने अभी ये नहीं रखा है कि उनकी सैंपलिंग करें या उनको क्वारंटाइन करें, वो अपने घर में जा सकते हैं, लेकिन घर में होम क्वारंटाइन ऑब्जर्व करना एक्सपेक्टेड है। सर जो होम क्वारंटाइन में जाते हैं क्या उन पे कोई नज़र रहती है कि क्या ये सच में होम क्वारंटाइन में है या वहाँ से बाहर भी जा रहे हैं? ब्रॉड तौर पर जो है 2 इकदाम लिए जाते हैं जी। जब तो होम क्वारंटाइन भेजना है तो उसके हैंड पर हम स्टैंप लगाते हैं ताकि उसके फ्रेंड्स को या दूसरे किसी को पता चल सके कि इसको होम क्वारंटाइन का आदेश किया गया है। और दूसरा जो है आशा वर्कर्स के द्वारा उनके घर पर भी हम
होम क्वारंटाइन का एक डिस्प्ले बोर्ड चिपकाते हैं, जी जिससे कि जो पड़ोसी है उनको पता चले कि यहाँ कोई यहाँ इस घर का जो निवासी है उसको होम क्वारंटाइन का शासन ने आदेश किया है, जी तो वो उसको नज़र रख सके। हमें बहुत सारी कंप्लेंट उस पर मिल जाती है, खास करके पड़ोसी लोग कहते हैं कि प्रिकॉशनर तौर पर जो है वो बताते हैं कि किसी को होम क्वारंटाइन का आदेश हुआ है लेकिन वो पाल नहीं रहा है, कहीं बाहर निकल रहा है या खेल कूद रहा है। जी तो उस हालात में जो है हमारी कंट्रोल रूम में जब ये इंफॉर्मेशन मिलती है हम उसको वेरीफाई करते हैं, और अगर पाया जाता है कि नहीं ये सही है, वायलेशन कर रहा है, तो हम कानूनन कार्रवाई भी करते हैं। अब तक जो है मोर देन 15 लोगों के खिलाफ जो है हमने इवन ऐसे क्वारंटाइन मेजर्स, रेस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस ना फॉलो करने के लिए भी एफआईआर दर्ज किया है। जी जी सर, बहुत सारे लोग कश्मीर के सर्दियों में बाहर जाते हैं इलाज के लिए। अभी बहुत सारे लोग हैं जो बाकी स्टेट्स में हैं इलाज की वजह से, जिनके किसी के हार्ट की सर्जरी हुई है, कोई कैंसर की दवाई के लिए गया, ट्रीटमेंट के लिए गया, उनको वापस लाने के लिए क्या कुछ चल रही है, कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन? वादी से खास करके दिल्ली में, चंडीगढ़ पीजीआई चंडीगढ़, इवन कुछ एक बॉम्बे में खास करके कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए लोग जाते हैं। चंडीगढ़ के सब लोग ऑलमोस्ट आ गए हैं, दिल्ली भी ऑलमोस्ट खाली हो गई है, वहाँ भी कोई हमारा अभी बचा नहीं है। बॉम्बे या बेंगलोर जो दूर के जगह पर कहीं अगर ट्रीटमेंट के लिए गया है उनको कुछ एक दिन लग जाएगा, खास करके रेलवे के इंतजाम हो रहे हैं, बाय रोड ट्रांसपोर्ट से फिजिबल नहीं है उनको यहाँ तक लाना, तो उनको रेलवे जब तक नहीं मिल जाती है तब तक वेट करना पड़ जाएगा। जी, आपके हुक्म से फ्री राशन दिया गया गरीबों को, उन्हें भी जो यहाँ के रेजिडेंट है और उन्हें भी जो यहाँ के रेजिडेंट नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें अभी क्या चल रही है, क्या काम हो रहा है और किस तरह से काम हो रहा है? इसमें अब तक मरकजी सरकार ने जो राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है जी, वो 3 कैटेगरीज का राशन है। पहले तो जो हमारा रेगुलर राशन जी, जो पीएचएस प्रायोरिटी हाउस होल्ड है, अंत्योदय अन्न योजना की फैमिलीज है या एनपीएचएस है, उनको जो मिलता था वो है जी। उसमें सिर्फ तब्दीली ये की है कि हर महीने का महीने में नहीं दिया जा रहा है, 2 महीने का इकट्ठा दिया जा रहा है। जी। जैसे अप्रैल और मई का जो है अप्रैल में ही दिया गया था, अभी जैसे ही जून शुरू हो जाएगा तो जून और जुलाई का भी गवर्नमेंट से जैसे आदेश हो जाएंगे तो 2 महीने का इकट्ठा दिया जाएगा, ताकि उनको राशन शॉप पर जाने की जरूरत न पड़ जाए बार बार। ये हो गया रेगुलर राशन। दूसरा आ रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन, वो भी हर फैमिली को जो है 5 kg पर पर्सन के हिसाब से है, वो फ्री है जी, उसमें भी कोई कॉस्ट नहीं है जी। ये जो है हर मंथ में दिया जा रहा है, जैसे अप्रैल एंडिंग में दिया गया था, मई का जो है कुछ एक दिन में शुरू हो जाएगा, ताकि लोगों को पता चले जैसे कि रेगुलर राशन कौन सा आ रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कौन सा राशन आ रहा है। ये यहाँ के निवासियों को लिए है, यहाँ के जो हमारे वादी के जो वासी हैं, रहने वाले लोग हैं उनके लिए। लेकिन वादी में लगभग जो है 26,000 लोग बाहर के स्टेट से भी है, यहाँ काम के लिए आए थे, चाहे बागात में है, यहाँ की इंडस्ट्रीज में है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में काम करने के लिए आए थे। वो जो माइग्रेंट लेबरर है उनके लिए भी गवर्नमेंट ने 5 kg पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से फ्री राशन देने का आदेश दिया है। 2-3 दिन पहले ही वो आदेश हुआ है, उनको भी हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन इस राशन आने के पहले भी हमने लगभग 2600 लोगों को इसमें से सिक्योरिटी के मद्देनजर खास करके साउथ कश्मीर के कुछ एक जिलों में 22 कैंप्स में लेबर कैंप्स बनाए थे, वहाँ हम पिछले लगभग 2 महीने से 1.5 से 2 महीने से उनको वहाँ खाना खिला रहे थे, वहाँ उनकी देखभाल कर रहे थे। जी जी सर, आपने अभी बात करी कंट्रोल रूम्स की, आपके सुपरविजन में अभी कंट्रोल रूम्स चल रहे हैं। बिल्कुल। ये कंट्रोल रूम्स कैसे चलते हैं और इनमें लोग किस तरह की शिकायतें आजकल आपको दे रहे हैं? कंट्रोल रूम फर्स्ट तो है जिला सतह पर चलती है जी। जिला सतह की जो कंट्रोल रूम रहती है वो 24/7 रहती है। उसमें जो एम्प्लॉयज तैनात हुए रहते हैं, वो किसने कंप्लेंट की है, उसका नाम, मोबाइल नंबर खास करके, और क्या उसका मायना क्या था, क्या उसको कहना था, वो लिखते हैं एक रजिस्टर पर।
और जो कंसर्न डिपार्टमेंट रहेगा उनसे वो इन्फॉर्म करते हैं कि ये कंप्लेंट आई थी और उस पर एक्शन करें। एक्शन करने के बाद उनसे फीडबैक ले लेते हैं और वो वहाँ रजिस्टर पर नोंद करते हैं जी। कंट्रोल रूम में एक तो पब्लिक की जो कंप्लेंट्स है उसको हेयर करने का काम होता है, साथ में कोऑर्डिनेशन का भी काम होता है जी। क्योंकि कोरोना के चलते बहुत सारा अमला, एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टाफ फील्ड में है, तो उनमें बहुत सारे कोऑर्डिनेशन के इश्यूज भी कंट्रोल रूम देखती है। डिविजनल लेवल पर जो कंट्रोल रूम है वो सेक्रेटरिएट में बनाई है जी। वह हमारे 3 IAS अफसर है, उनको हर एक को सब्जेक्ट बांटा गया है। श्री ओवेश जो है उनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जिम्मा दिया है जी। जितनी भी केसेस डेली रिपोर्ट होती है उनके कॉन्टैक्ट्स कौन कौन होंगे, फिर वो कॉन्टैक्ट्स आइडेंटिफाई करना है, उनको क्वारंटाइन में भेजना है। क्वारंटाइन में भेजने के बाद उनके सैंपल आ रहे नहीं आ रहे, सैम्पलिंग हुई, टेस्टिंग हुई नहीं हो रही, वो भी वो ट्रैक करते हैं। दूसरे IAS अफसर है विकास कुंडल, वो जितने भी रेड जोन्स है जहाँ जहाँ पॉजिटिव केस आई है उसका जो रिहायशी एरिया है उसको हम रेड जोन डिक्लेयर करते हैं और उस रेड जोन में भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होने की जरूरत होती है। पूरे जिले में तो है लॉकडाउन, पूरे वादी में भी है जी। लेकिन जहाँ पॉजिटिव केस है, जहाँ उसका रिहाइश है, उस एरिया का जो 300 मीटर का रेडियस है उसमें हम ज्यादा लॉकडाउन स्ट्रिक्टर करते हैं जिसको हम रेड जोन बोलते हैं। रेड जोन का मैनेजमेंट प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोगों में कोई डिफिकल्टीज तो नहीं है, या वहाँ जो हेल्थ सर्वे होना होता है या दूसरे किसी को कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे रेड जोन में कोई प्रेग्नेंट लेडीज आ जाती है उसकी डिलीवरी तो करनी पड़ेगी, या कोई पेशेंट है जिसको दूसरा कोई आजार है, कोई इलनेस है, हाँ कोई डायबिटिक पेशेंट है उसको डायलिसिस करना है, ऐसी जो डिफिकल्टीज है इसको कोऑर्डिनेशन करने का जिम्मा जो है श्री विकास कुंडल देखते हैं। और तीसरे IAS अफसर है उनका नाम है श्री एजाज, ये जितनी भी क्वारंटाइन फैसिलिटीज है वो देखते हैं। लगभग जो है 12,000 के करीब फैसिलिटीज है, आज 8,000 के करीब लोग क्वारंटाइन में हैं, तो किन किन का सैंपलिंग हो गया है, टेस्टिंग आ गया है, तो टेस्टिंग के बाद वो जा रहे हैं, इंक्लूडिंग जो हमारे सोशल मीडिया या आपके जरिए से या दूसरे कहीं से जब कोई क्वारंटाइन फैसिलिटीज के रिलेटेड कोई डिफिकल्टीज प्रोजेक्ट होती है कि फैसिलिटीज की कमी है, तो उनका जो सेक्शन है वो उस पर चेक करता है कि क्या सच में वो कंप्लेंट सही है, अगर सही है तो उसको क्या करेक्टिव मेजर्स लिया जा सकता है, वो करेक्टिव मेजर्स लेने का काम जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ वो करते हैं। ये 3 IAS अफसरों के अलावा कुछ एक डॉक्टर्स भी है जो अहम रोल अदा कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर वसीम कुरैशी है, वो पूरा हॉस्पिटल का जिम्मा देते हैं। हॉस्पिटल हमने 3 कैटेगरीज में बांटा है। फर्स्ट तो है वेलनेस सेंटर जिसको कोविड केयर सेंटर बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के हिसाब से, उसके बाद आता है हेल्थ सेंटर और उससे ऊपर आ जाता है हॉस्पिटल। तो इन तीनों में क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, कहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, कहाँ आपका BP चेक करने वाला ये होना चाहिए, या आपका जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितना है उसका जो मेजरमेंट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ होने चाहिए, कहाँ हमारी ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर्स जो एम्बुलेंस है कहाँ पोस्टेड होनी चाहिए, लोकेटेड कहाँ होनी चाहिए, हर एक हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स है, अगर वहाँ ज़्यादा हो रही तो कौन से हॉस्पिटल में ले जाने हैं, उसका पूरा टोटल कोऑर्डिनेशन इंक्लूडिंग फील्ड विजिट करके उनका असेसमेंट भी करना, कहीं अगर कोई हॉस्पिटल में कोई कमी है वो तुरंत प्रोजेक्ट करना और उसको रेक्टिफाई करना, ये काम जो है हमारे डॉक्टर वसीम कुरैशी जो है वो कर रहे हैं। इनके साथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं डॉक्टर समीर मट्टू जो यहाँ के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज है। जितना भी हेल्थ का जो अमला है अलग अलग ड्यूटी पर है, चाहे सैम्पलिंग है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, इवन अस्पतालों में लगा हुआ है, इनका मैन पावर रिलेटेड जो जितने भी इश्यूज है, एस्टेब्लिशमेंट इश्यूज है, वो सब वो टेक केयर कर लेते हैं। ओवरऑल जो है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल रूम्स में बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें कहीं भी डिफिकल्टीज आ जाती है तो इवनिंग को नॉर्मली हर एक कंट्रोल रूम में आधा घंटे की डीब्रीफिंग रखी जाती है। मैं भी ऑलमोस्ट हर दिन जो है कंट्रोल रूम जाता हूँ, 4 से 5 या 6 बजे के बीच में आधा घंटा उनके साथ लगाता हूँ। उसमें दिन में कौन कौन क्या काम हुआ है, परफॉर्मेंस कहाँ कमी हुई है, क्या कोई डिफिकल्टीज तो नहीं है, कम से कोई गलती तो नहीं हुई है,
तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, टेक्निकल लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, उनसे सलाह मशवरा करके जो है अगले दिन की जो क्या ये होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो डिसाइड करते हैं। जी जी हाल ही हमने सोशल मीडिया पे भी देखा, कई जगहों से इसके बारे में शिकायतें भी आए कि जो रेड जोन के लोग हैं, अगर वो कहीं डॉक्टर के पास पहुंचते हैं या हॉस्पिटल नॉर्मल चेकअप के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें डॉक्टर अटेंड नहीं करता है। अगर रेड जोन के इलाके में नॉर्मल एक बंदा भी इलाज के लिए जाता है, अगर उसे अटेंड ना किया जाए वो तो दूसरी बीमारी की वजह से भी प्रॉब्लम में आ सकता है। तो इस पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? ये इनिशियल डेज में था, क्योंकि कोरोना जब शुरुआत हो गया मार्च के 3rd वीक में, जी तो हमने कोरोना पर ज़्यादा भर देने के लिए जो दूसरे अस्पताल्स थे, कुछ एक अस्पताल्स कोरोना के लिए लगाए गए, और इनिशियल 15-20 दिन जो है दूसरा जो हेल्थ केयर था उस पर सफिशिएंट फोकस नहीं था। लेकिन जब ऐसी कंप्लेंट्स आने लगी, हमने उन पर भी ध्यान दे दिया। 14 हॉस्पिटल हमारे ओनली कोविड हॉस्पिटल्स, 14 पूरे 10 जिलों में मिला करके। लेकिन इनके अलावा जो दूसरे नॉन कोविड हॉस्पिटल्स है, इनकी फंक्शनिंग हमने शुरू कर दी है। यहाँ कश्मीर श्रीनगर की बात करें तो यहाँ जो एसोसिएट्स हॉस्पिटल्स है, जिनको हम टर्सरी केयर हॉस्पिटल्स बोलते हैं, लेवल 3 हॉस्पिटल्स है, वो सब अपने स्पीड से काम कर रहे हैं। जितना नॉर्मल डेज में वहाँ ये होता था, हेल्थ चेकअप होता था, ओपीडी होता था, तकरीबन जो है उसका 30 to 40% आज होने लगा है। मतलब जिसको जरूरी है, जिसको मान लीजिए आगे ढकेल सकता है वो आगे करता है। नहीं, अगर उसको लगता है किसी को अपेंडिक्स हो गया है या दूसरी कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसको आगे ज़्यादा ये नहीं कर सकता है, तो उस हालात को टेक केयर करने के लिए सभी नॉन कोविड हॉस्पिटल भी शुरू हो गए हैं। जहाँ तक रेड जोन की बात है, रेड जोन में हमने एक रेड जोन इंचार्ज बनाया है, और रेड जोन इंचार्ज का ऑफिस जो है वो बफर जोन में आता है। मतलब एक गांव अगर रेड जोन में है तो उसके सराउंडिंग गांव में ही उसका ऑफिस होगा, ऑफिस रहता है। नॉर्मली रोड पर ही कहीं गवर्नमेंट का कोई भी इदारा है, चाहे स्कूल है, अस्पताल है या दूसरा कोई इदारा है, वही उसका टेम्पररी ऑफिस बनाते हैं। 1 महीने के लिए वहाँ वो बैठता है। नॉर्मली गैजेटेड रैंक का अफसर जो है वो रेड जोन इंचार्ज रहता है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, तहसीलदार है, बीडीओ है, बीएमओ है, वो उसका रेड जोन इंचार्ज बोलते हैं। उसके साथ जो है 7-8 अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज रहते हैं जो गांव लेवल पर काम करते हैं। आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, वहाँ का फेयर प्राइस शॉप डीलर है, या नियरेस्ट जो हमारा पीएससी है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उनके डॉक्टर्स है। कहीं अगर क्रिटिकल सिचुएशंस का कोई कॉल आ जाता है तो वो तुरंत अटेंड करने के लिए। रेड जोन में इवन हम ऐसी तकरार आने के पहले ही एक खुद ब खुद ही एक्टिविटीज कर रहे हैं। खास करके जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनका हमने बर्थ प्लान बनाया है। उनका जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के हिसाब से आशा वर्कर्स ने पूरे जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज है, जिनको मान लीजिए 7 महीने से ज्यादा महीना हो गया है, विद इन 2 मंथ्स जो है उनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है, चाहे वो रेड जोन में रहती है या रेड जोन के बाहर रहती है, उन सब का बर्थ प्लान हमने बना दिया है। और जो रेड जोन में जो लेडीज आ जाती है उनका हम एडवांस में सैंपलिंग और टेस्टिंग भी कराते हैं, ताकि जब डिलीवरी आ जाए उनकी तो डॉक्टर श्योर होकर के उसकी डिलीवरी करे कि उनका कोविड स्टेटस क्या है। हाल के ही दिनों में अनंतनाग से काफी लेडीज हमने प्रेग्नेंट लेडीज इसी का कारण बुलाई थी, तो उसमें 12 लेडीज जो है प्रेग्नेंट लेडीज कोविड पॉजिटिव पाई गई है। तो जिससे कि कम से कम जो हमारे अस्पताल रहेंगे जहाँ इनकी डिलीवरी होगी, चाहे सिजेरियन करना पड़े न करना पड़े वो बात डिफरेंट रहेगी, उस हालात पर डॉक्टर कॉल कर ले लेंगे, लेकिन वो अपना प्रिकॉशंस लेकर के वो कर सकेंगे। तो अभी वो डिफिकल्टीज नहीं आ रही, पहले कुछ एक दिनों में थी, लेकिन अभी जो है इवन प्राइवेट अस्पतालों को भी हमने आदेश दिए है, वो भी अपने अपने जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, कोविड से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए अपने अस्पताल खुले करें। अगर कोई प्राइवेट अस्पताल खुला नहीं करता है, इवन हम उसके खिलाफ जो है डी रजिस्ट्रेशन और बाकी कार्रवाई भी करेंगे आपके जरिए से। अगर कोई प्राइवेट अस्पताल आपके नज़दीक एरिया में है, अगर जिसने शुरुआत नहीं की है, ओपन नहीं किया है नॉन कोविड हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए, तो हमें ज़रूर बताएं,
सब अस्पताल खुले होने चाहिए, आपको कोई भी डिफिकल्टी हम एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास करेगा कि नहीं आने दें। जी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी सारे ग्रोसरी शॉप्स को खोलने की इजाज़त दे दी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जिलों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने खोलने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन हम देख रहे हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का वो लोग ख्याल नहीं रखते, लॉकडाउन के जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं करते। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है? इनिशियल डेज में एसेंशियल सर्विसेज के जो शॉप्स है उनको खोला गया है, खास करके बैंक्स वगैरह के सामने काफ़ी रोज हमें देखने को मिली थी। उसकी वजह थी जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो मॉनेटरी रिलीफ वुमन जनधन अकाउंट्स में भेजे गए थे, उससे चलते पब्लिक जो है उसको लेने के लिए नॉर्मली बैंक्स के सामने क्यूज लगा करके खड़े रहते थे, लेकिन अभी वो वाकयात नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं अगर किसी शॉप्स के सामने ज़रूरत से ज़्यादा लोग जमघट करके खड़े हैं तो शॉपकीपर्स ने देखना है कि वो उतने लोग वहाँ ना खड़े हों। रूरल एरियाज में ये डिफ़िकल्टीज नहीं आ रही जी, लेकिन जो म्यूनिसिपल कमिटीज़ या टाउन्स है उसमें ये डिफ़िकल्टीज खास करके लेट इवनिंग के समय में दिखाई देती है। जी, पब्लिक में जब लगता है कि नाकाज विड्रॉ हो गए हैं, नॉर्मली 6-7 के बाद जो है जैसे कर्फ्यू के दिनों में, अदरवाइज दिनों में पब्लिक में एक ये था, उससे चलते 6-7 के बाद पब्लिक बाहर निकलती है। जी, आपके ज़रिए से मैं सभी आवाम को ये अपील करना चाहूँगा कि ये लॉकडाउन है, ये कोई कर्फ्यू नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के चलते नहीं लगाया गया है, ये एक बीमारी के चलते, उसको प्रिवेंट करने के चलते लगाया गया है। कोरोना नहीं देखता कि दिन में फैलता है या रात में फैलता है। इवन आप रात में भी इवनिंग को मान लीजिए 6 बजे के बाद आपके गली मोहल्ले का जो नाका है वहाँ का पुलिस पर्सनल वहाँ से हट जाता है, तो आप ये मत समझ करके बाहर निकल लीजिए शॉप पर या जमघट कर लीजिए कि आप जो है अब कोई डर नहीं है। कोरोना जो है दिन रात ये भी नहीं देखता है, टाइम भी नहीं देखता है, प्लेस भी नहीं देखता है। आप सबको ये अपील है कि ये लॉकडाउन है 24/7 का, सिर्फ डे टाइम का नहीं है। बहुत खूब। बहुत सारे लेबरर्स हमारे यहाँ हैं जो बाकी स्टेट से हमारे यूटी में आए थे, खासकर कश्मीर प्रोविंस में आए थे, उनको वापस भेजने के लिए कुछ कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन? जरूर कर रही है, उनकी लिस्टें बनाई है, उनसे एप्लीकेशन से लिए है जी, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर सेक्रेटरी है, उसके नोडल ऑफिसर है, वो जिस स्टेट से है, मान लीजिए कोई मध्य प्रदेश से है, कोई वेस्ट बंगाल से है, ज़्यादातर बिहार से है, उनके स्टेट गवर्नमेंट्स को वो लिस्टें शेयर कर रहे हैं कि इतनी लेबर जो है हमारे यहाँ इसी अपने अपने ज़िले की है, उनके लिए आप क्या व्यवस्था करनी है, क्योंकि ज़्यादातर लेबरर जो है यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ साइड से है, एमपी से भी है। तो बस रोड का जो ट्रांसपोर्ट जो है वो फिजिबल नहीं है, एडवाइजेबल नहीं है, इतनी दूर तक नहीं जा सकता बस। तो उस हालात में जो है ट्रेन का अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। कटरा से मोस्टली ट्रेन अरेंज हो जाएगी, कटरा से निकलती रहेगी। वहाँ कटरा रेलवे स्टेशन में जो इंतज़ाम करने का जिम्मा जो है एक सीनियर IAS अफसर को दिया है। उनके साथ जो है जो हमारे श्राइन बोर्ड के जो CEO है वो भी उनके साथ है, ताकि जब भी ये ट्रेनें शुरू हो जाएगी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए लोग वहाँ से ट्रेन्स में बैठे और अपने अपने मुकाम तक जाए। अभी जो है कुछ एक ट्रेन्स यहाँ से गई है, लेकिन बड़े पैमाने पर यहाँ लेबरर अवेलेबल है। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी शुरू की है, चाहे खेती है, बागात के काम है, इवन इंडस्ट्रीज जो है वो भी शुरू की है, गवर्नमेंट वर्क्स भी शुरू किया है। तो बहुत सारा लेबर जो है यहाँ आया था, बेसिकली लेबर के एम्प्लॉयमेंट काम के लिए आया था, वापस जाने के लिए नहीं आया था। तो यहाँ अगर काम मिल रहा है तो बहुत सारे लोग जो है अभी उस पर भी रीथिंक कर रहे हैं कि यहाँ काम अगर मिल रहा है तो काम करे। इवन आपको बीच में कभी काम करने के बाद बीच में कभी अगर आपके घर में कुछ इमरजेंसी बन जाती है और आपको जाने की ज़रूरत है तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा उनको फैसिलिटेट करेगी उनकी मूवमेंट के लिए। तो सभी को अपील यही रहेगी कि आप यहाँ काम के चलते आए थे, एडमिनिस्ट्रेशन आपको काम मुहैया कराएगी।
इंडस्ट्रीज खोली गई है, बागात के काम शुरू हो गए हैं, गवर्नमेंट वर्क शुरू हुए हैं, मैक्सिमम लोगों को यहाँ आपका रोजगार मिलेगा। आप जो जाना चाहते हैं वहाँ के हालात के चलते डेफिनेटली कोरोना जो है ट्रांसपोर्ट में, ट्रैवलिंग में ज़्यादा बढ़ जाता है। कोरोना चाइना के वुहान शहर से पूरे दुनिया के हर एक टाउन में फैला कैसे है? ट्रांसपोर्ट से, ट्रैवलिंग से ही तो फैला है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अपने साथ जो है कोरोना भी आप अपने गांव ले जाए और वहाँ फैमिली में भी प्रॉब्लम बढ़ जाए। आपको सबको अपील है कि आप यहीं रहे, जिस काम के लिए आए थे वो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे काम, लोग तो काम पर भी चले गए हैं। अगर बहुत ही जरूरी है आपको लगता है तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन आपकी मूवमेंट फैसिलिटेट कर रही है। जी, यहाँ पर अभी रिसेंटली मनरेगा के तहत काफ़ी जो हमारे यहाँ के लोकल लेबरर्स हैं, जो हमारे यहाँ के अपने लेबरर्स हैं, तो उन्हें काम दिया गया। जी। क्या आने वाले वक्त में इस काम में कोई इजाफा होने की उम्मीद है? यस। हमारी लगभग 2100 पंचायतें हैं वैली में, 10 जिलों में। 2100 में से 1100 पंचायतों में अब तक काम शुरू हुए हैं। तकरीबन 37,000 लोग जो है इस पर काम कर रहा है। अब तक 1 लाख से ज्यादा परसेंटेज इस पर जनरेट हो गए हैं अभी जस्ट इस फाइनेंशियल ईयर में। मतलब 1 अप्रैल के बाद, कोविड के दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो लगभग 50% ग्राम पंचायतों में काम शुरू हुए हैं। जिन ग्राम पंचायतों में काम नहीं शुरू है वहां भी अभी शुरू हो रहे हैं। उनका पहले एस्टिमेट बनाना पड़ता है काम का, अप्रूवल होता है और अप्रूवल के बाद जो है मास्टर रोल जनरेट होता है, ऑनलाइन उसमें मैकेनिज्म है। तो नरेगा का भी रोजगार जो है बढ़ रहा है। जी, आने वाली ईद है जी, और उसके अलावा कुछ फेस्टिवल्स हैं आने वाले दिनों में, तो एसेंशियल कमोडिटीज की जो अवेलेबिलिटी है वो किस हद तक हमारी बरकरार है, वो किस हद तक हमारी कंप्लीट है? जहाँ तक राशन की बात है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि राशन जो है यहाँ सफिशिएंट तादाद में अवेलेबल है। जी। एफसीआई के पास भी लगभग 3 महीने का स्टॉक अवेलेबल है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी भी जो है सफिशिएंट इसमें है क्वांटिटी में, कहीं से भी कोई शॉर्टेज की कंप्लेंट नहीं हुई है। किसी भी एरियाज में एलपीजी गैस की भी दिक्कत नहीं है। जहाँ तक सब्जियों का सवाल है, सब्जियां हम विंटर में मोस्टली पंजाब से लाते हैं, पंजाब में, हिमाचल से। लेकिन क्योंकि अब समर स्टार्ट हो गया है, मार्च में ही सब्जियों की बुआई होती है, अप्रैल और मई के बाद जो है यहाँ की लोकल सब्जियां अवेलेबल रहती है। सब्जियों की भी डिफिकल्टीज नहीं है। दूध जो है, दूध या मिल्क रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो भी सप्लाई चेन बरकरार हुई है, उसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है। जो ड्राई फ्रूट जो है, ड्राई फ्रूट्स है, उस पर भी मैं आता हूँ। ड्राई फ्रूट्स है या आपका जो डेट्स है, उसमें भी कोई डिफिकल्टीज नहीं है। सिर्फ डिफिकल्टी एक ही प्रोडक्ट में हमें नजर आ रही है, वो है मीट में, मीट चिकन में, क्योंकि 80% जो है हमें जो जरूरत है वो बाहर से आती है। मोस्टली आज़ादपुर मंडी, फिर गाजियाबाद और हरियाणा के कुछ एक मंडी से हमें ये सप्लाई होता है लाइव स्टॉक का। तो वहाँ क्योंकि कोरोना काफ़ी बड़े पैमाने पर है, वो मंडी फुल्ली फंक्शनल नहीं है, तो उससे चलते बाहर से सप्लाई नहीं आ रहा है। मीट या चिकन की डिफिकल्टीज है, प्रयास कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सके। अभी जो माइग्रेंट नोमैडिक पॉपुलेशन जो है अपने साथ भेड़ बकरी लाती है, वो भी वैली पहुंच रही है। हो सकता है उससे थोड़ी सी हमारी डिमांड जो है ईज आउट हो सके। जहाँ तक मेडिसिन का सवाल है, मेडिसिन सफिशिएंट मात्रा में है। मेडिसिन कुछ एक रहता है जो कोल्ड स्टोरेज बेस्ड चेन से आता है, वो हम गवर्नमेंट के इससे एयरफोर्स के कार्गो से ला रहे हैं। अब तक जो है लगभग 10 से ज्यादा सॉर्टीज लाई है। उसकी टोटल वैल्यूएशन करे तो 1.25 करोड़ से ज्यादा का मेडिसिन जो है हमने लाया है। ये गवर्नमेंट मेडिसिन नहीं है, ये प्राइवेट मेडिसिन है। मतलब प्राइवेट होलसेलर्स ने अपने दिल्ली के जो सप्लायर्स है उन पर सप्लाई ऑर्डर प्लेस कर दी थी। हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस है दिल्ली में, उन्हें कोऑर्डिनेट करके उनका सप्लाई जो है बाय ईयर या मंगवाया है। वैली में लगभग 10 से ज्यादा सॉर्टीज अब तक आई है। ये मेडिसिन वो है कि किसी को एंटी कैंसर ड्रग्स लगता है
इंसुलिन है, जी जो कोल्ड चेन बेस्ड रहता है, ज़्यादा दिन का सप्लाई नहीं ला सकते, या डेलिकेट रहता है, ऐसा मेडिसिन है। जहाँ तक जो नॉन डेलिकेट या रेगुलर जो मेडिसिन हम कह सकते हैं, जिसमें टैबलेट्स या कैप्सूल्स आते हैं या कुछ मलम वगैरह की चीज़ें आती है, वो हमने रिव्यू लिया था, अभी ऑलमोस्ट जो है 1-1.5 महीने का सफिशिएंट तादाद में अवेलेबल है। मेडिसिन की कहीं भी डिफिकल्टीज नहीं है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में कहीं कहीं से आया था कि किसी का पर्टिकुलर मेडिसिन रहता है, मान लीजिए खास करके एंटी कैंसर ड्रग्स जो है अलग अलग कंपनीज के रहते हैं, यहाँ अगर पर्टिकुलर इसका नहीं है तो फिर उसको बाहर से लेना पड़ता है। 7-8 उसकी जो डोसेज रहती है, 4-5 मान लीजिए उसकी ले ली, दूसरे की लेने में डिफिकल्टी जाएगी। इवन हमने इंडिविजुअल पर्टिकुलर पेशेंट्स का अगर कुछ मेडिसिन है पर्टिकुलर सप्लायर से आना है, वो भी हम सप्लाई किया। हमारी जो एयरफोर्स की जो सप्लाई थी एयर कार्गोज की, उसके द्वारा इंडिविजुअल मेडिसिन भी हमने लाया है। मोर देन 20-25 केसेस ऐसी होंगी जो मेरे जहन में आई थी, उसमें भी हमने उनको मदद करने का प्रयास किया। सर, आपने अभी मटन और चिकन की बात की, जहां एक तरफ लोग कोविड से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कुछ खुदगर्ज लोग महंगी चीजें बेचना शुरू कर दी हैं। जहां पर गवर्नमेंट का 400 रुपए का रेट था मटन पे, वहां आज मटन 600 रुपए 700 रुपए बिक रहा है। चिकन जहां पर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया 110 रुपए, वहीं पर चिकन 155-160 से कम नहीं मिल रहा है। और जहां पर दुकानदार से शिकायत करते हैं तो वो लड़ पड़ता है। तो इस पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? जो रेट है मटन का रेट एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स करती है। अभी जो रेट है लगभग 4 साल पहले का रेट फिक्स हुआ है, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। जो इसमें जो व्यापार करते हैं ट्रेडर्स है या जो काम करते हैं बिजनेसमैन जो है, उनका कहना है कि ये रेट काफ़ी कम है। एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी डिमांड जो है वो अभी जेरे गौर है। जब तक उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है, यही ऑफिशियल रेट है और उसी रेट पर उन्होंने बेचना लाजमी है, उसमें कोई भी बढ़ोतरी ज़्यादा रेट नहीं एक्सपेक्टेड है। सप्लाई आपको नहीं मिल रहा है, आपको जो बाहर से सप्लाई नहीं मिल रहा है, जिससे चलते आपको लगता है कि कॉस्ट बढ़ गई है। कॉस्ट बढ़ गई 5 या 10% आपने ज़्यादा किया तो कोई माइंड नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने दुगना या 50% ज़्यादा कॉस्ट पर बेच रहे तो वो लाजमी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऐसे कोई भी वाकयात जो है नहीं चाहती है। जिसमें कहीं कंप्लेंट्स आई है उसमें हमने सख्त कार्रवाई की है। कल ही मेरे डेली रिपोर्ट आता है फूड एंड सिविल सप्लाई से, लगभग 40,000 फाइन हमने अब तक वसूल की है इसी मटन में ओवर चार्जिंग, और 14 FIR भी दायर की है। 14 के करीब जो है FIRs भी ऐसे लोगों के खिलाफ दायर किया है। तो ऐसे वाकयात नहीं होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास कर रही है उसको कैसे कंट्रोल में रखें। जी सर, जहां एक तरफ हम कोविड से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर तरक्याती काम होते थे, सर्दियों में यहाँ पर अक्सर बेशतर सड़कें खराब हो जाती थी, ड्रेनेज खराब हो जाता था, फिर समर्स शुरू होते ही वो काम शुरू हो जाते थे, काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते थे। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोविड की वजह से वो सारे प्रोजेक्ट्स नजरअंदाज हो गए? आपकी सरबराही में आपके लिए प्रायोरिटी अभी क्या होगी? जो बाकी काम है कोविड से हटके, उसमें क्या कुछ होगा? जो गवर्नमेंट वर्क्स है नॉर्मली यहाँ मार्च में टेंडरिंग होती थी, अप्रैल या मई से शुरुआत होती थी। मार्च में क्योंकि कोरोना आ गया उससे चलते थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन टेंडरिंग अब हर किसी की हो गई है। मैक्सिमम वर्क जो है टेंडर आउट हो गए हैं, या बहुत सारे लोग वर्क काम जो है पहले से चल रहे थे, बीच में सर्दी के चलते जो है बंद हो जाते हैं। सब गवर्नमेंट वर्क्स जो है शुरू हो गए। अभी अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो मोर देन 800 के करीब जो है काम जो है गवर्नमेंट काम, जिसमें कि ज़्यादातर है PWD के, PHE के, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के, उनके काम शुरू हो गए। रोड की जो हालात है, रोड के हालात सुधरने के लिए भी प्रयास जारी है। इसमें एक ही डिफिकल्टी आ रही कि जो हमारा क्रशर्स है या क्वेरी है, स्टोन क्वेरीज, उसमें माइनिंग प्लान लग जाता है। एनवायरमेंटल नॉर्म्स जो है अभी स्ट्रिक्टर हो गए हैं, पहले जैसे नहीं रहा है। तो माइनिंग प्लान अप्रूवल और एनवायरमेंटल क्लियरेंस, उसमें थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। वो भी कुछ एक दिन में जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी।
जिससे कि जो काम अभी लगे हुए हैं उसमें इजाफा हो सके। जहाँ तक लेबर और बाकी मटेरियल का सवाल है उसमें कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं है, चाहे आयरन है, सीमेंट है, उसमें कोई शॉर्टेजेस नहीं है। जस्ट मिनरल्स जो है हमारे माइनर मिनरल्स में थोड़ी एनवायरमेंटल के चलते डिफ़िकल्टीज है, कुछ एक हफ्तों में वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। जी इंशाल्लाह। सर जो अभी कश्मीर की सिचुएशन है, जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, जिस तरह के नंबर्स हम देख रहे हैं, उस हिसाब से क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में क्या लॉकडाउन में किसी तरह की कोई रिलैक्सेशन होगी या फिर ये ऐसे ही कश्मीर में चलता रहेगा? पिछले हफ्ते में जो ज़्यादा केसेस आई है वो मैक्सिमम केसेस है रिटर्नीज के चलते। जी, 200 से ज़्यादा केसेस जो है अकेले रिटर्नीज के चलती है, और वो भी दिल्ली के। जी, रिटर्नीज पूरा खत्म नहीं हुआ है, लगभग तकरीबन भी 22,000 आए हैं, उतने ही और आने बाकी है। जी, चाहे सदर्न स्टेट से है या ईस्टर्न स्टेट से, इंक्लूडिंग बाहर के मुल्क में भी हमारे काफ़ी लोग हैं। जी, चाहे आखाती दे जो है सऊदी अरेबिया है, ईरान है, या दूसरे मुल्क में भी काफ़ी लोग हैं हमारे, वो भी रिटर्न करना आने वाले दिनों में रिटर्न हो जाएंगे। डेफिनेटली उसमें कुछ एक केसेस जो है पॉजिटिव निकल आएगी। जी, तो रिटर्नीज में केसेस निकलने से कोई उतना घबराने की बात नहीं। जी, चिंता की बात यह है कि जो लोकल लोग हैं उसमें कहीं केसेस ना बढ़ जाए। जैसे अनंतनाग में पिछले 2 वीक से जो है काफ़ी रेड जोन बढ़ गए हैं और काफ़ी केसेस भी उसमें सामने आई, प्रेग्नेंट लेडीज़ की भी और दूसरे भी। कोरोना जो है काफ़ी नए नए चैलेंजेस लाता है। हम हमारी स्ट्रेटेजी इवॉल्व करते रहते हैं। पहले जो हमारा नॉन कोविड हॉस्पिटल्स थे, लगता था कि वहाँ कोई कोविड वाला जाएगा ही नहीं, कोविड टाइप के सिम्टम्स, तो वो नॉर्मली उनमें कोविड फैलाने की, कोरोना होने की चांसेस नहीं रहेगी। लेकिन वो भी रहा नहीं। यहाँ के कुछ एक जो टर्सरी केयर हॉस्पिटल्स है, सुपर स्पेशलिटी है, SMHS है या बोन एंड जॉइंट्स है, उसमें जो हमारा हेल्थ स्टाफ है उसमें भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जो फैक्ट्स है उसको सामने रखने में हमें कहीं भी कमी नहीं लगती है। फैक्ट्स को मानना चाहिए ताकि जो है हम उसको गलती को करेक्ट कर सकें। जी, हमने हर एक अस्पताल में इन्फेक्शियस डिसीज कंट्रोल कमेटी रहती है। वहाँ का जो अस्पताल का जो इंचार्ज है उसके अंडर में वो उसने डेली उसको इवेलुएट करना रहता है कि अस्पताल का जो प्रोटोकॉल है क्या उसमें कोई और इजाफा तो करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कर रहे हैं। दूसरा, नॉन कोविड हॉस्पिटल में जो स्टाफ रहेगा उसको 14 डेज की हम क्वारंटाइन कर रहे हैं। जी, 14 डेज वो लगातार ड्यूटी दे देगा, फिर उसके बाद जो है 14 डेज की शिफ्ट पर जो है वो क्वारंटाइन में, होम क्वारंटाइन में चला जाएगा। जी, तीसरा जो है, जहाँ कहीं अगर मान लीजिए केस आ जाती है और उस केस में हम पॉजिटिव रिजल्ट आने तक वेट नहीं कर सकते, तो उस केस में जो फुल प्रिकॉशंस लेकर के उसको ऑपरेट करेगी, जो भी उसकी ट्रीटमेंट है वो करेगी। केसेस डेफिनेटली आगे भी आती रहेगी, लेकिन जो जिस पेस से पहले केसेस आ रही है वो पेस मुझे लगता है कि आने वाले कुछ एक वीक के लिए चालू रहेगा। जून के जो है फर्स्ट या सेकंड वीक के बाद जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि तब तक जो है हमारा रिटर्नीज भी वहाँ पहुँच चुका होगा। रिटर्नीज में खास करके ईरान से जो लौटने वाले लोग हैं उसमें भी हमें अंदेशा है कि हो सकता है कुछ एक केसेस पॉजिटिव आ जाए, या मेट्रोपॉलिटन टाउन से है, कहीं बॉम्बे से रिटर्नीज काफ़ी लोग आएंगे, कलकत्ता से आएंगे, तो उसमें केसेस आ जाएगी। जहाँ तक तैयारी का सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये केसेस इवन उससे बहुत ही ज़्यादा भी आ जाती है, उतनी प्रिपरेशंस हमारी है, उसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं। तो इसका मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं सेकंड वीक ऑफ जून से थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकती है। हाँ, अभी जो है, हाँ, आपका जो मेन क्वेश्चन था लॉकडाउन रिलेटेड, लॉकडाउन में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि हर एक ज़िले में रेड जोन है और केसेस है। जी, सिर्फ गांदरबल की बात छोड़े तो पिछले अकेला गांदरबल ही एक जिला है जिसमें कि 10-15 दिन से कोई केस नहीं आया। हर एक जिले में केसेस आती रह रही। लॉकडाउन के स्ट्रिक्ट मेजर जो है वो कंटिन्यू रहेंगे एटलीस्ट टिल 31 मई। जी, उसमें डिटेल्स क्या रहेगा कल पता चल जाए। जी, घरों में जो लोग रह रहे हैं आजकल, जो घरों में ही बैठे हैं, वो अपनी सेहत, अपनी सोच,
वो सेहतमंद कैसे रख सकते हैं, क्योंकि घरों में काफी सारा प्रॉब्लम शुरू हो चुका है, इसके बारे में बताएं। आप सबको पता है कि लॉकडाउन कोई परमानेंट इलाज नहीं है कोरोना का। लॉकडाउन ये है कि हमें टाइम गेन करने के लिए है, और इस टाइम में जो है हमने हमारी प्रिपरेशंस बढ़ानी है। सिर्फ ये प्रिपरेशंस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की या हेल्थ डिपार्टमेंट की, अस्पतालों की यही नहीं है, इसमें आपकी भी प्रिपरेशंस बढ़ाना अपेक्षित है। डिजायरेबल है कि जो 95% से ज़्यादा लोग घरों में हैं, लॉकडाउन के चलते अपने अपने कमरों में बंद है, उनकी प्रिपरेशंस कैसे करें, ये बहुत अहम है। आप सब लोग जो है टीवी पर देखते हैं, चैनल्स देखते हैं, हर किसी में जो है कोरोना है, और बहुत सारों में जो है आपको अलग अलग कंट्रीज के भी स्टैटिस्टिक्स सामने आते हैं, रिसर्च भी कोई बताता है, ग्राफ्स भी बढ़ते हुए नजर आते हैं, जिससे चलते आप में एक चिंता की बात होना लाजमी है। लेकिन उससे चलेगा नहीं। अल्टीमेटली हम जो है ओनली स्पेक्टेटर बनकर के नहीं रह सकते, हमने भी जो है हमारी तैयारी करनी चाहिए। तो हमने हमारी तैयारी कैसी करनी चाहिए? पहले तो खुद से शुरुआत करने की जरूरत है। हमने हमारी जो शरीर है, हमारा जो फिजिकल स्ट्रेंथ जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है, और मेंटल स्टेबिलिटी जो है उसको मेंटेन करने की जरूरत है। जो घर में वर्कआउट्स कर सकते हैं, नॉन इंस्ट्रूमेंटल वर्कआउट्स भी बहुत सारे हैं जी। योगा है, बिल्कुल, या फ्री हैंड एक्सरसाइज, हाँ फ्री हैंड एक्सरसाइजेस है जी। इवन बहुत सारे टीवी चैनल पर भी देख करके आप कर सकते हैं। वो चीजें हमने करने की जरूरत है। डेली रूटीन उसका बनाने की जरूरत है, जिससे चलते जो है हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ बना रहे जी। और जब ऐसी न्यूज़ देखते हैं या चिंता वाली चीज़ें सामने आती है, या इवन घर में बैठे बैठे जब हमारे ब्रेन को कुछ काम नहीं रहता है, तो एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप जो है बिल्कुल उस हिसाब से खाली भी नहीं रखना है हमारे ब्रेन को, किसी न किसी चीज में इन्वॉल्व करने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। चाहे अपने बच्चों की पढ़ाई में उसको मदद करें, या अपना कोई सुगाड़ है, सुगाड़ में कोई छोटा बड़ा काम करें, बिल्कुल, या कोई आपका आपकी मिसेस को हेल्प करें, घर में काम में हेल्प करें, घर के किचन में काम में हेल्प करें, बिल्कुल बिल्कुल। या कोई आपका मान लीजिए हॉबी है जो आप घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, उसमें आप ये करें, किताब पढ़े, बिल्कुल सही। या मान लीजिए हाँ, या इवन कोई अच्छे वाले न्यूज हो सकते हैं जो आपको नॉलेज दे सकते, पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, वो देखे। इवन जो हमारा जो रिलीजियस चीजें हैं, जैसे नमाज करना, जो नमाज अदा करना, घर में बैठे जो है अगर हम रूटीनली नमाज अदा करते हैं तो उसमें भी फिजिकल और जो मेंटल जो है हमें हेल्थ मेंटेन करने में मदद होती है। बिल्कुल सही। ये सब चीजें जो है हमने करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। सर, ईद आने वाली है, टाइम हमारे पास प्रोग्राम का बिल्कुल जरा सा है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि ईद पर क्या इक़दाम रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? ईद पर जहाँ तक एसेंशियल सर्विसेज की अवेलेबिलिटी है वो सब अवेलेबल है। पीडीएस राशंस, सब्जियाँ, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मार्केट में कहीं भी कोई डिफिकल्टीज नहीं है। गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे वाटर सप्लाई है, पावर है, सफाई का काम है जो म्यूनसिपालिटीज करती है, या ट्रांसपोर्ट रेगुलेशंस है, वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है इदारे अपने अपने वो रूटीन जो पास्ट प्रैक्टिसेस है उसके हिसाब से करेंगे। ईद पर आप नॉर्मली सेलिब्रेशन का मूड रहता है, उससे चलते आप जो है मार्केट में निकलने के चांसेस रूल आउट नहीं कर सकते हैं। जो एसेंशियल चीज़ें होगी उसी को खरीदना चाहिए, जो एसेंशियल नहीं है जिसको हम आगे ढकेल सकते हैं उसको आगे लेना चाहिए। डेफिनेटली ये कि ये त्यौहार है तो हर किसी को लगता है कि नए कपड़े लेने चाहिए या दूसरी चीज़ें होनी चाहिए। आप अपना इंडिविजुअल फैमिली लेवल पर डिसीजन उसमें लेना है। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो एडमिनिस्ट्रेशन आपकी ईद जो है अच्छी तरीके से सेलिब्रेट हो, आप मना सके, इसके लिए प्रयास कर रहा है। आपको अपील इतनी है कि मार्केट में ज़्यादा ना निकले, खास करके वहाँ तो कतई न जाए जहाँ ज़्यादा भीड़ है,
जाना भी है तो भी मास्क पहन करके निकले, और मार्केट में जो भी चीज़ें खरीदनी है सीधा खरीद करके सीधा घर में आ जाए, कहीं भी बीच में इधर उधर मत जाए। और घर में आने के बाद भी जो है अपना हाथ पाँव और मुंह जो है वो अच्छे तरीके से साफ करें, जिससे कि फैमिली में आप कोरोना को बचा सकते हैं और हमें जो है मदद कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज स्टूडियो आप आए, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया, हमारे देखने वालों के साथ इतनी कारगर बातें की। हमें उम्मीद है कि आपने जो जो कहा है उस पर अमल जरूर होगी और हम इस कोरोना से लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। आपका आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। तो नाजरीन, ये थे श्री पी.के. पोले साहब। जी हाँ, हमारे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, इनसे आज हमने बात करी और हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम भी आपने पसंद किया होगा। इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम के अगले शुमारे में आपसे होगी मुलाकात, लेकिन तब तक ये जरूर कहना चाहेंगे कि घरों में रहें, सेफ रहें, कोशिश करें कि ये कोरोना का जो ये चेन है इसे हम ब्रेक करें, ताकि हम जिंदगी में आगे बढ़ें और खुशगवार तरीके से आगे बढ़ें। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में होगी मुलाकात। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज।